चलो ठीक है। तो आज हम लोग हाई कोर्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हाई कोर्ट का जिक्र किस आर्टिकल से कहाँ तक है? ठीक है, 232 तक है, 231 तक है। 232 हाँ पंडित जी, 232 है, 231 है। ठीक है, देखते हैं। चलो, आर्टिकल 214 से लेकर के 231 32 मैं खुद कंफ्यूज हूँ। 200 अभी 231 लेके चलते हैं, फिर समझते हैं। ठीक है, आर्टिकल 232 में क्या है प्रावधान? चलो खैर समझते हैं इसको। तो जब हम लोग 214 से तथाकथित 231 से 232 तक हम हाई कोर्ट को देखते हैं, तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हाई कोर्ट की पहले हिस्ट्री को देखेंगे, इतिहास, हाई कोर्ट का इतिहास, हिस्ट्री। आखिरकार ये हाई कोर्ट कैसे आई, कहाँ से आई, कैसे इनका विकास हुआ, उसके बाद एक एक क्लॉज इसका लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हो रही है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर 1774 में। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, ठीक है, ये जो न्यायिक कार्य है ये इसका भी विकास होना चालू हो गया। तो अब ये आवश्यकता महसूस होने लगी कि सुप्रीम कोर्ट का जो कार्यभार है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस कार्यभार को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, उसकी सहायता के लिए कुछ हाई कोर्ट की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट के कार्यभार को कम करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए हाई कोर्ट्स की स्थापना की बात की गई। और 1861 का एक्ट आता है, ठीक, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का। भाई 1857 में हमने देखा कि क्रांति हुई, 1857 की क्रांति के बाद 1858 का एक्ट आता है, ठीक है ना, इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 का आता है, जिसमें हमने देखा कि सारी जो शक्तियां हैं वो अब कंपनी से निकल कर कहाँ चली गई, क्राउन के पास। तो अब उसी के बाद फिर हम देखेंगे कि 1861 में एक एक्ट आ रहा है, भारत परिषद अधिनियम 1861 का। इसी के आधार पर 1862 ईस्वी में हाई कोर्ट्स की स्थापना की गई और पहली बार 3 जगह पर हाई कोर्ट की स्थापना की गई। कहाँ कहाँ भाई? कलकत्ता में तो सुप्रीम कोर्ट था ही, तो एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई बंगाल में, ठीक। एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई कहाँ? मद्रास में। तो एक बंगाल हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक। तो 3 जगह हाई कोर्ट की स्थापना की गई 1861 के एक्ट के तहत। कब? 1862 में, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे 1865 में एक एक्ट आता है। इस 1865 के एक्ट के तहत 1866 ईस्वी में स्थापना होती है आगरा में एक हाई कोर्ट की। 1866 ईस्वी में आगरा में स्थापना होती है हाई कोर्ट की। यही जो आगरा हाई कोर्ट है, यही 1869 में 3 साल बाद कहाँ जाती है? इलाहाबाद आ जाती है। और अब ये क्या हो गया, इसका क्या नाम पड़ गया? इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो अगर आपसे इलाहाबाद हाई कोर्ट कभी पूछा आता है कि पहली बार इसकी स्थापना कब हुई, तो 1866 में हुई, लेकिन तब कहाँ हुई थी? आगरा में। और 3 साल बाद 1869 में ये कहाँ आ गई? इलाहाबाद आ गई। तब से ये फिर हमको इलाहाबाद में दिख रही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, है ना। तो भाई हाई कोर्ट इसीलिए स्थापित ही की गई थी क्योंकि पहले यहीं पर एक सुप्रीम कोर्ट हुआ करती थी, यहाँ कलकत्ता में। तो अब यहाँ का व्यक्ति है, नॉर्थ इंडिया का, वेस्टर्न इंडिया का, साउथ इंडिया का, उस सब कहाँ जाना पड़ता था उसको? यहीं सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए कहा गया कि यहाँ के जो लोग हैं इन सभी के लिए ये हो गई, दक्षिण भारत वालों के लिए ये हो गई, और यहाँ सुप्रीम कोर्ट के कार्यभार कम करने के लिए ये हो गई। लेकिन कुछ समय बाद जो उत्तर भारत है यहाँ पर भी समस्या क्रिएट होने लग गई, मध्य भारत में भी समस्या क्रिएट होने लगी, उनके लिए दूर पड़ रहा था। तो इसलिए फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट की क्या कर दी गई? स्थापना कर दी गई, ठीक है। चलिए, तो इतना पहले इसका 2-3 पॉइंट इतिहास लिख लो।
ठीक, तो इसको आप लिख सकते हैं 1861 के एक्ट के तहत पहली बार 1862 में, 1861 के एक्ट के तहत पहली बार 1862 में बंगाल, मद्रास एवं बॉम्बे, बंगाल, मद्रास एवं बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, उसके बाद फिर लिखेंगे 1865 के एक्ट के तहत, 1865 के एक्ट के तहत आगरा में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। 1865 के एक्ट के तहत 1866 में आगरा में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। जिसको 1869 में, जिसको 1869 में इलाहाबाद, जिसको 1869 में इसका स्थानांतरण इलाहाबाद कर दिया गया। ठीक, अब लिखिए आर्टिकल 214। चलिए आर्टिकल में चले, आर्टिकल 214। आर्टिकल 214 क्या कहता है? आर्टिकल 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। लिखिए आर्टिकल 214 को। आर्टिकल 214 कहता है प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। आर्टिकल 214 कहता है प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। ठीक, प्रेजेंट टाइम में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। ठीक, तो सबसे लेटेस्ट जो उच्च न्यायालय बने वो 2019 में कौन से बने? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले। तो लिख लीजिए, वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं और सबसे नए 2019 में बने हुए तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। पहले दोनों को मिलाकर के एक ही उच्च न्यायालय था 2019 से पहले, जब से तेलंगाना अलग हुआ तो 5 साल तक क्या है, जो एक ही उच्च न्यायालय जो पहले चला था वही तेलंगाना हैदराबाद दोनों के लिए कर रहा था। 2019 में क्या कर दिया गया? दोनों को सेपरेट कर दिया गया। तो 24 थे तो एक बढ़ गया, तेलंगाना के लिए अलग, वो अलग हो गया। ठीक, यानी हैदराबाद जो था वो चला गया तेलंगाना में, तो अब जो है इधर आंध्र प्रदेश में आ गया एक और। ठीक, अब लिखिए अगला आर्टिकल, आर्टिकल 214 के बाद लिखो आर्टिकल 231। इसको मैं सब अभी पीछे हम आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो रिलेटेड आर्टिकल्स हैं इसलिए मैं लिखवा लूँ। आर्टिकल 231 लिखिए, संसद कानून बनाकर, संसद कानून बनाकर 2 या 2 से, संसद कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, संसद कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। ठीक है, संसद कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। फिर लिखिए आर्टिकल 230, आर्टिकल 230 लिखिए, संसद कानून बनाकर, संसद कानून बनाकर किसी हाई कोर्ट का विस्तार, संसद कानून बनाकर किसी हाई कोर्ट का विस्तार, संसद कानून बनाकर किसी हाई कोर्ट का विस्तार यूनियन टेरिटरी के लिए भी कर सकती है। यूनियन टेरिटरी, देखो ये तीनों आर्टिकल एक दूसरे से रिलेटेड हो गए। आर्टिकल 214 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये आर्टिकल 214 में लिखा हुआ है। फिर आर्टिकल 230 में क्या लिखा हुआ है कि एक ही जो उच्च न्यायालय है उसके ही अधिकार क्षेत्र में किसी यूनियन टेरिटरी को भी कर सकते हैं। मतलब सपोज दैट अगर हम देखें पंजाब उच्च न्यायालय
मान के चलिए सपोज दैट पंजाब का जो उच्च न्यायालय है वही क्या कर रहा है, चंडीगढ़ को भी देख रहा है। वैसे उस उच्च न्यायालय का नाम चंडीगढ़ उच्च न्यायालय है और वो पंजाब हरियाणा दोनों को देख रहा है, ठीक है। तो मान के चलिए कि अगर कोई एक राज्य का उच्च न्यायालय है वो क्या करेगा, वो किसी यूनियन टेरिटरी के लिए भी कानून बना सकता है, यानी यूनियन टेरिटरी भी उसके अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा। ये कह रहा है आर्टिकल 230। आर्टिकल 231 में क्या कह रहा है कि संसद कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही उच्च न्यायालय का गठन कर सकता है। मतलब ये जरूरी नहीं कि हर एक राज्य, हर एक यूनियन टेरिटरी के लिए सेपरेट उच्च न्यायालय हो। इस तरह तो फिर हम देखेंगे तो 28 + 8 उच्च न्यायालय होनी चाहिए, है ना, 36 होनी चाहिए, लेकिन है कितनी, 25। यानी सीधी सी बात है कि अभी भी कुछ ऐसे राज्य हैं जो 2 या 3 राज्यों को मिलाकर एक उच्च न्यायालय है ना, 1-2 यूनियन टेरिटरी प्लस 1-2 राज्यों को मिलाकर के एक उच्च न्यायालय है, ठीक। तो अब देखिए शुरुआत में तो यही कहा गया था कि आर्टिकल 214 के तहत क्या कहा गया था संविधान में कि प्रत्येक राज्य के लिए की अपनी एक उच्च न्यायालय होगी। लेकिन अब चूंकि इन दोनों आर्टिकल्स में ये छूट दे दी गई है कि संसद चाहे तो कानून बनाकर क्या कर सकती है, विस्तार कर सकती है हाई कोर्ट्स का, तो इसी को आधार बना करके क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। कब किया गया, 7वां अमेंडमेंट किया गया 1956 में। इसी 7वें अमेंडमेंट से हम लोग देख रहे हैं कि जो संविधान का जो भाग 7 है वो भी खत्म किया गया है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1756 से जो संविधान का भाग 7 है उसको भी निरसित किया गया है। और वो भाग 7 क्या कहता था, भाग 7 हमारे संविधान, जब हमारा संविधान का जब गठन हुआ तो उस समय जब हम उस पर भाग 1 को देखेंगे ना, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, तो उसमें हमें 3 A, B और C 3 ग्रुपों के हमें राज्य दिखते हैं। A, B और C 3 ग्रुप्स में राज्यों का वो किया गया है, विश्लेषण किया गया है कि 3 ग्रुपों में है राज्य अलग अलग। तो ये जो भाग 7 था ये ऐसे ही जो ग्रुप बी के जो राज्य थे उन ग्रुप बी के राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करता था भाग 7। और जब हमने क्या किया, 1756 में आया राज्य पुनर्गठन आयोग की जब रिपोर्ट आ गई फजल अली की अध्यक्षता वाली, तो अब उससे ये A, B और C ग्रुपों के जो राज्य हैं इनका ये खत्म कर दिया गया इनको, और इनको क्या कर दिया गया, अब यूनिफाइड कर दिया गया। भाई 1956 से पहले A, B और C 3 ग्रुपों के अलग अलग राज्य, तो जो ग्रुप बी के जो राज्य थे उनके लिए विशेष प्रावधान भाग 7 में। तो जब हमारा संविधान निर्मित हुआ तो उस समय तो A, B, C 3 अलग अलग ग्रुप थे और उनके लिए भाग 7 था। लेकिन जब 1956 का राज्य पुनर्गठन आयोग आया और उसके बाद राज्यों का पुनर्गठन कर दिया गया तो A, B और C तीनों ग्रुप ही खत्म हो गए। जब ये तीनों ग्रुप खत्म हो गए तो भाग 7 की कोई आवश्यकता रह गई नहीं, रह गई। तो वहाँ पर क्या कर दिया गया, उसी फजल अली अध्यक्षता की रिपोर्ट के आधार पर ही ये जो भाग 7 है इस भाग 7 को खत्म किया गया, यानी कोई A, B ग्रुप राज्य नहीं होंगे। साथ ही साथ कहा गया ये आर्टिकल 230 और 231 का सहारा लेकर के इसी अमेंडमेंट में एक और प्रपोजल जोड़ दिया गया कि भाई अब चूंकि राज्य भी बढ़े, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना है, राज्य भी बढ़े, तो ये कहा गया कि एक या एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही उच्च न्यायालय एक या एक से अधिक राज्यों के लिए भी कानून बना सकती है, सुनवाई कर सकती है, अपने अधिकार क्षेत्र में ले सकती है ना। तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई, एक तो भाग 7 खत्म हो गया और दूसरा जो है इसमें क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया। और जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन पावर है, जो क्षेत्राधिकार है, अधिकार क्षेत्र है, उसको क्या किया गया, उसको इंक्रीज कर दिया गया, उसको बढ़ा दिया गया। ठीक, तो इन चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे? निर्मला रिलेट कर पा रही है चीज़ें? नहीं रिलेट कर पा रही, फिर से रिलेट करो। 1950 में संविधान बनके तैयार हुआ। उस समय तक A, B और C 3 ग्रुपों के अलग अलग राज्य थे। भाई राज्य कैसे 3 ग्रुपों में थे? कुछ राज्य ऐसे थे जिसमें ब्रिटिश क्या थे, उन राज्यों पर अपना अधिकार कर चुके थे, उनको अपना प्रांत घोषित कर चुके थे, उन पर चुनाव करवा रहे थे ब्रिटिश, तो एक तो उस तरह के ग्रुप के राज्य थे। कुछ ग्रुप ऐसे थे जो डायरेक्ट चीफ कमिश्नरी थे, सीधे ब्रिटिश क्राउन उस पर नियंत्रण करती थी, ऐसे भी राज्य थे। कुछ राज्य ऐसे थे जो कि देशी रियासतों के अधीन थे। तो ऐसे 3 ग्रुपों में अलग अलग राज्य थे। तो जब हमारा संविधान बना तो उस समय ये A, B और C 3 ग्रुपों के ही राज्यों का जिक्र किया गया है भाग 1 के अंतर्गत। बताया गया है ये A, B और C तीनों ग्रुप में कौन कौन से राज्य होंगे। फिर उसी समय संविधान तो तभी बन गया था ना, उसी समय भाग 7 में एक और प्रोविज़न डाला गया, एक और प्रावधान डाला गया कि ऐसे जो ग्रुप बी के जो राज्य हैं, ऐसे राज्यों को कुछ स्पेशल हम पावर देंगे, उनके लिए हम क्या करेंगे, कुछ स्पेशल प्रोविज़न करेंगे।
और उस स्पेशल प्रोविजन की बात थी भाग 7 में। ठीक, फिर आती है फजल अली की अध्यक्षता वाली राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट। भाई उससे पहले एस.के. धर की रिपोर्ट आई, उसने एस.के. धर ने सीधे सीधे मना कर दिया कि राज्यों को भाषा के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। फिर JVP कमेटी आई, पट्टाभी वो कौन सा पट्टाभी सिद्धरामैया, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल, इन तीनों को मिला करके एक कमेटी बनाई गई JVP कमेटी। उसने भी कह दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा नहीं किया सकता। लेकिन फिर हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश में अनशन चालू हो गया पट्टाभी श्रीरामुलु का, और जब वो पट्टाभी श्रीरामुलु की जब मृत्यु हो गई अनशन के कारण, उन्होंने अनशन क्यों किया था? भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को अलग करने के लिए। तो फिर अब जब उनकी जब मृत्यु हो गई तो अब ये हो गया कि अब इससे तो क्या हो जाएगा, जनता पूरी भड़क जाएगी, विद्रोह हो सकते हैं तगड़े। तो फिर उन्होंने तुरंत एक कमेटी बनाई फजल अली की अध्यक्षता में। उस कमेटी का भी यही काम था कि बताना कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों को हम बांट सकते हैं कि नहीं। ठीक, और 2 अन्य सदस्य कौन कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिकर। उस कमेटी ने अब अपनी रिपोर्ट में कह दिया कि हाँ, भाषा के आधार पर राज्यों को बांटा जा सकता है। और उस समय उन्होंने कह दिया कि ये A, B और C ग्रुप के राज्य नहीं होंगे अलग अलग, अब सब राज्य क्या हो जाएंगे, यूनिफाइड हो जाएंगे। अब टोटल 14 राज्य होंगे भारत के अंदर और 6 यूनियन टेरिटरी होंगी। फजल अली ने क्या कह दिया कि टोटल 14 राज्य होंगे और 6 यूनियन टेरिटरी होंगी। जिस तरीके से आज हमको दिख रहे हैं 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी, वैसे उन्होंने कहा कि 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी होंगी। और A, B और C ग्रुप खत्म। जब A, B और C ग्रुप खत्म तो जो B ग्रुप के राज्यों के लिए भाग 7 में स्पेशल पावर दी हुई थी, तो अब वो किसी काम की रह गई? अब वो पार्ट B वाले राज्य ही खत्म हो गए, ग्रुप B वाले। और जब ग्रुप B वाले अब राज्य ही खत्म हो गए तो वो भाग 7 का कोई औचित्य नहीं रह गया, तो भाग 7 को खत्म कर दिया गया। अब भाग 7 को खत्म करने के लिए 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया 1956 में, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। अब जब इन राज्यों को क्या किया गया, 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी में जब मिला करके कर दिया गया उन सभी A, B और C ग्रुप वाले राज्यों को, है ना, 14 राज्य 6 यूनियन टेरिटरी में कर दिया गया। तो अब ये समस्या आ गई कि भैया जो हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट भी हर राज्यों के लिए तो नई हाई कोर्ट बनाओ, 14 हाई कोर्ट राज्यों के लिए और 6 यूनियन टेरिटरी के लिए बनाओ। तो ये इतनी जल्दी संभव था नहीं भाई, हाई कोर्ट तुरंत गठन कर देना इतना जल्दी संभव नहीं है ना। तो फिर क्या किया गया, फिर जो संविधान के जानकार थे उन्होंने कहा कि एक जो है रास्ता हमारे संविधान निर्माता दे गए हैं। उन्होंने कहा कौन सा रास्ता? उन्होंने कहा आर्टिकल 230 और 231, उसमें लिखा हुआ है कि अगर संसद चाहे तो हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र को बढ़ा सकती है, यानी 2 राज्यों को मिला करके एक हाई कोर्ट होगी भी की जा सकती है, या फिर 2 यूनियन टेरिटरी और 2 राज्यों को मिला करके भी एक हाई कोर्ट बन सकती है। तो उन्होंने कहा जितनी हाई कोर्ट हमारे पास मौजूद हैं, ऐसा करते हैं कि हम इन्हीं के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। भाई नई हाई कोर्ट को बनाने से ज़्यादा आसान है ना कि उसी हाई कोर्ट को कहते हैं कि आज से अब आप पंजाब की जगह, पंजाब के साथ साथ आप हरियाणा को भी आप देखेंगे, आप चंडीगढ़ को भी देखेंगे। ये आसान है ना कि चंडीगढ़ और हरियाणा के लिए नई हाई कोर्ट बनाना। तो उसमें क्या कर दिया गया, इसी संविधान संशोधन से ये प्रोविजन और जोड़ दिया गया 230 और 231 में कि अब क्या होंगे, जो हाई कोर्ट्स हैं वो अब एक से अधिक राज्यों और यूनियन टेरिटरी के लिए भी सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आया थोड़ा बहुत कि नहीं आया आगे? पक्का? हाँ मेरी कसम। ठीक, चलो। तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। एक तो हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार को, ज्यूरिडिक्शन पावर को बढ़ा दिया गया, और दूसरा काम क्या कर दिया गया, भाग 7 खत्म कर दिया गया। वही समय जब राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट आई। क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ये चीज़ तो हो गई। अब टोटल कितने राज्य हैं? 25। तो 25 राज्यों को हम देख लें, सॉरी हाई कोर्ट टोटल है 25, तो ये सब देख लेंगे हम लोग कि कौन कौन से किसके अंदर हैं, वो हम देख लेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम अपने देख लेते हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ चीज़ें डिटेल में। तो देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट 65 के एक्ट के द्वारा, 1865 के एक्ट के द्वारा 1866 में बना, आगरा में। आया कहाँ? 69 में इलाहाबाद से चालू हुआ। वर्तमान की अगर हम कंडीशन देखें तो वर्तमान में इसमें जज हैं कुल मिलाकर के 160। अच्छा हाँ, एक चीज़ और देखो, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं इनकी संख्या क्या होती है? डिसाइडेड है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या क्या है? डिसाइडेड है कि 34 ही होंगे। हाई कोर्ट में जजों की संख्या निश्चित नहीं होती, हाई कोर्ट में जजों की संख्या निश्चित नहीं होती, इनको क्या बढ़ाया घटाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान में अगर हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में देखें तो कुल 160 जज हैं, लेकिन 160 जजों में भी ऐसा नहीं कि सारे के सारे परमानेंट हैं। कुछ जज परमानेंट के साथ साथ कुछ क्या हैं,
कुछ जज परमानेंट भी हैं और कुछ एडहॉक वाले भी हैं, है ना। तो टोटल है 160, 160 में 76 हैं परमानेंट और 84 हैं एडहॉक। 6 4 10 0 8 16, हाँ ठीक। तो लिख लीजिए वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुल 160 जज हैं, कुल 160 जज हैं, जिसमें 76 परमानेंट और 84 एडिशनल मजिस्ट्रेट हैं, ठीक है। कुल 76 परमानेंट और 84 एडिशनल हैं। ठीक। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस, इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल हैं, राजेश बिंदल हैं। ठीक है। और ये जो राजेश बिंदल जी हैं ये कहाँ से आए हैं, लिख लीजिए, ये कलकत्ता हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरित किए गए हैं। ठीक है। तो राजेश बिंदल जी कलकत्ता हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरित किए गए हैं। अब लिख लीजिए, अब हम लोग लिख लेते हैं सारे हाई कोर्ट्स के बारे में। तो नीचे हेडिंग डाल लीजिए, निम्न संयुक्त हाई कोर्ट्स हैं, निम्न संयुक्त हाई कोर्ट्स हैं। देख लेते हैं कौन कौन से संयुक्त हाई कोर्ट्स हैं। पहला चंडीगढ़ हाई कोर्ट, निम्न संयुक्त हाई कोर्ट्स हैं। पहला चंडीगढ़ हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट किसको किसको इसके अधिकार क्षेत्र में आ रहे हैं, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। हाई कोर्ट का नाम क्या है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट। और इस चंडीगढ़ हाई कोर्ट किसकी किसकी सुनवाई करेगी, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, तीनों के लिए, 2 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी। ठीक है। दूसरा बॉम्बे हाई कोर्ट, दूसरा बॉम्बे हाई कोर्ट, ये सुनवाई कर सकती है महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली। महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव और दादरा नगर हवेली। हाई कोर्ट का क्या नाम है, बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है। 3 और इसकी बेंच हैं, ये तो मेन बेंच हो गई, बॉम्बे हाई कोर्ट मेन बेंच है मुंबई में। 3 इसकी क्या है, बेंच हैं। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच लखनऊ में है, वैसे इसकी 3 बेंच हैं, पणजी, नागपुर और औरंगाबाद। 3 जगह इसकी बेंच हैं, पणजी, नागपुर और औरंगाबाद। ठीक है। अगला लिखिए गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट किसके लिए सुनवाई करेगी, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, नागालैंड और मिजोरम। फिर अगले लिखिए मद्रास हाई कोर्ट, हाँ, नागालैंड और मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। अगला मद्रास हाई कोर्ट, तमिलनाडु और पुदुचेरी, तमिलनाडु और पुदुचेरी, तमिलनाडु और पुदुचेरी। ठीक है। अगला लिखिए एर्नाकुलम हाई कोर्ट, एर्नाकुलम, एर्नाकुलम हाई कोर्ट, एर्नाकुलम हाई कोर्ट, केरल और लक्षद्वीप, एर्नाकुलम हाई कोर्ट, केरल और लक्षद्वीप। फिर लिखिए कलकत्ता हाई कोर्ट, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार, कलकत्ता हाई कोर्ट, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार। इसकी एक बेंच पोर्ट ब्लेयर में भी है, पोर्ट ब्लेयर में एक अन्य बेंच है। ठीक है। अभी तक जो हैदराबाद हाई कोर्ट थी वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के लिए अलग अलग काम कर रही थी, मतलब एक ही साथ काम कर रही थी। अभी दोनों क्या हो गई, 2019 से अलग अलग हो गई हैं।
पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की कैपिटल। ठीक है, फिर हम देखते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जम्मू हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, ये दोनों यूनियन टेरिटरी को मिलाकर के अभी भी एक ही हाई कोर्ट है। जो जम्मू हाई कोर्ट है वो क्या है, वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के लिए देख रही है। ठीक, अच्छा, अब तो खैर जम्मू कश्मीर क्या हो गया है कि एक खुद ही एक यूनियन टेरिटरी हो गया है। इससे पहले केवल दिल्ली ही एक ऐसी मात्र यूनियन टेरिटरी थी जिसका अपना स्वयं का अकेले मतलब उसका हाई कोर्ट था। दिल्ली हाई कोर्ट सिर्फ दिल्ली ही यूनियन टेरिटरी के लिए ज्यूरिडिक्शन क्षेत्र में काम कर रही है। बाकी सभी जो हम लोग देख रहे हैं जो यूनियन टेरिटरी हैं वो किसी न किसी स्टेट के साथ लगी हुई हैं, है ना। किसी अन्य यूनियन टेरिटरी की अकेली अपनी स्वयं की हाई कोर्ट नहीं है, सिर्फ किसकी है, दिल्ली हाई कोर्ट की। ठीक है, ओके, ये तो हो गए कुछ कंबाइंड वाले। अब जैसे बाकी अगर हम देखें कि जो मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट कहाँ है, मेन ब्रांच जबलपुर में, और उसकी जो बेंच है वो कहाँ है, ग्वालियर और इंदौर में। मध्य प्रदेश की जो हेड ब्रांच है वो कहाँ है, जबलपुर में है, और उसकी जो बेंच है वो कहाँ है, वो है ग्वालियर और इंदौर में। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद और बेंच लखनऊ। राजस्थान हाई कोर्ट का क्या नाम है, जयपुर की जोधपुर। राजस्थान की जो हाई कोर्ट है, जरूरी नहीं कि कैपिटल सिटी में ही हो, उत्तर प्रदेश की कहाँ कैपिटल सिटी में है, तो उसकी भी जो हाई कोर्ट है वो उसका क्या नाम है, राजस्थान की हाई कोर्ट का जोधपुर। और बाद में फिर उसको एक और बेंच खोल दी गई जयपुर, और फिर जयपुर जो बेंच है उसको 1977 में बंद कर दिया गया। जोधपुर पहले थी, फिर जयपुर खोली गई कुछ ही समय बाद, फिर उसकी बेंच फिर 1970 में उसको बंद कर दिया गया, और कुछ समय बाद उसको फिर से खोल दिया गया जयपुर बेंच को। तो जो जोधपुर हाई कोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं वो सब कहे में चले गए, धरने में। वो क्या कह रहे थे कि जो है जयपुर बेंच नहीं होनी चाहिए, तो वो सब स्ट्राइक में चले गए। और अभी भी हर महीने के अंतिम दिन अभी भी जोधपुर हाई कोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं वो क्या करते हैं, हड़ताल में रहते हैं। मतलब लगातार तब से चला आ रहा है, 20-25-30 साल हो गए, 40 साल। ठीक है, तो ना सरकार जो है उसको बंद कर रही है, उसकी जो जयपुर वाली बेंच है, और जोधपुर वाले जो एडवोकेट्स हैं वो हर महीने की अंतिम दिन इसके लिए हड़ताल करते हैं। ठीक है, तो हड़ताल लगातार चल रही है। ठीक, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं। ठीक, चलिए, तो ये हो गई। और इसमें हाई कोर्ट से संबंधित और कुछ पॉइंट बताने लायक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें नहीं है। चलिए खैर, एक नोट जरा डालिए। मत डालो, कोई बात नहीं, नोट मैंने आपको वही करा ही दिया, बता ही दिया। ठीक है, चलिए लिखिए आर्टिकल 216। आर्टिकल 216 लिखिए, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या, आर्टिकल 216 में लिखिए, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित नहीं है तथा इस आर्टिकल के तहत, 216 के तहत, इस आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट के जज की संख्या का निर्धारण, हाई कोर्ट के जज की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। हाई कोर्ट के जज की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अच्छा, एक दो पॉइंट है, उनको मैं जो है उसको सबसे लिख लीजिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले जज, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले जज, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले जज वॉल्टर मार्गन। इसको उसी समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस समय लिखवा देना चाहिए था, पर उस समय ध्यान नहीं दिया मैंने। पहले जज कौन है इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वॉल्टर मॉर्गन। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले जज हैं, 1866 में अपॉइंट किए गए थे। ठीक है ना, और 71 तक रहे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, वॉल्टर मॉर्गन। 1866 में अपॉइंट किए गए और 1871 तक रहे। हाँ, तो आगरा, भाई 1866 में तो आगरा में थी ना, तो आगरा में अपॉइंट किए गए।
फिर इन्हीं के ही समय में ये कहाँ आ गई, इलाहाबाद आ गई हाई कोर्ट। तो 1866 से लेकर 1871 तक रहे वॉल्टर मॉर्गन। फिर लिखे स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात पहले चीफ जस्टिस, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। ये नोट डाल करके लिख लेना, इसको हमें लिखना चाहिए था वहीं पर, जब मैंने आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में चीज़ें लिखवा रहा था वहीं लिख लेना चाहिए था, लेकिन ठीक है नहीं लिखवाया। तो अब यहाँ पर नोट डाल करके और उसको अलग से थोड़ा सा ऐसा कर देंगे, अलग से दिखने लगे। ठीक है, वॉल्टर मॉर्गन को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना, क्योंकि ये कभी भी पूछा जा सकता है वॉल्टर मॉर्गन। लिखे स्वतंत्रता के पश्चात पहले चीफ जस्टिस विधु भूषण मलिक, विधु भूषण मलिक, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है इसके पहले चीफ जस्टिस आफ्टर इंडिपेंडेंस विधु भूषण मलिक। फिर लिख लीजिए फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट, किसी भी उच्च न्यायालय में अपॉइंट होने वाली पहली चीफ जस्टिस महिला, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस हु अपॉइंट इन एनी हाई कोर्ट। कौन है? हिमा कोहली। कौन से हाई कोर्ट में रही? तेलंगाना। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हाई कोर्ट में तो एटलीस्ट कम से कम कोई महिला न्यायाधीश चीफ जस्टिस की पोस्ट पे पहुंची है। कहाँ छोड़ गया? हिमा कोहली। हिमा कोहली, विराट कोहली का कोहली और हिमा दास वाला हिमा। ठीक है, हेमा मालिनी का जो है ई हटा के उसकी जगह आई लगा दो, हिमा हो जाएगा। आ रहा हूँ ना मैं। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि एटलीस्ट हाई कोर्ट में तो कोई भी महिला चीफ जस्टिस की पोस्ट पर पहुंची, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई भी महिला चीफ जस्टिस की पोस्ट पर नहीं पहुंची है। हाँ, 1989 में पहली जो न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में महिला पहुंची वो है मीरा साहिब फातिमा बीबी। ठीक है ना, वो कौन है? मीरा साहिब फातिमा बीबी। अभी तक केवल 8 ही महिला पहुंची हैं सुप्रीम कोर्ट के जज तक। चीफ जस्टिस अभी कोई फिर भी महिला नहीं बनी। ठीक है, तो मीरा साहिब फातिमा बीबी चीफ जस्टिस नहीं है, वो जो अदर जो न्यायाधीश है उनमें से एक थी मीरा साहिब फातिमा बीबी 1989 में। और अभी तक केवल 8 ही महिला क्या हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हैं, जिनमें से अभी लेटेस्ट जो 8वीं है वो कौन है? इंदिरा बनर्जी, मद्रास हाई कोर्ट से आई हैं। ठीक है ना, तो 8 ही महिला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जज की पोस्ट पर पहुंची हैं। क्लियर? चलो अगला जो है पॉइंट डालो, हेडिंग आर्टिकल 217, आर्टिकल 217, आर्टिकल 217 लिखिए। आर्टिकल 217 लिखिए, उसके अंदर फिर एक सब हेडिंग डालिए, आर्टिकल 217 क्लॉज 1। आर्टिकल 217 का क्लॉज 1 ये बात करता है क्वालिफिकेशन की। आर्टिकल 217 क्लॉज 1 किसकी बात करता है? क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन क्या होगा इनका? क्या होना चाहिए? LLB क्या होना चाहिए? LLM। क्वालिफिकेशन पहला तो भारत का नागरिक हो। ठीक है, दूसरा किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अधीनस्थ न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक क्या रहे हो? जज की पोस्ट पे रहे हो, या फिर किसी भी हाई कोर्ट में 10 सालों तक लगातार अधिवक्ता रहे हो। ठीक, तो लिख लो क्वालिफिकेशन। अच्छा, हाँ, नहीं, 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में या तो जज रहे हो, या फिर 10 साल तक, मैंने क्या कहा, किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज रहे। मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का यहाँ नाम लिया ना। अगर वो हाई कोर्ट में जज हैं तो 5 साल तक रहे हों, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज हो तो फिर 10 साल तक होना चाहिए। भाई हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अंतर नहीं तुम्हें पता? हाई कोर्ट में वो ऊपर तो 5 साल में भी काम चल जाएगा। अरे एक बाब, अरे यार हाई कोर्ट के तो जजे बन रहे हैं वो तो हम, अच्छा मुझे कंफ्यूज ना करो, 10 साल है, 10 साल लिखो जो मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो या तो किसी भी हाई कोर्ट वो अधीनस्थ न्यायालय में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल तक जज रहे हो, या फिर 10 साल तक क्या हो, किसी भी हाई कोर्ट में, देश के अंदर किसी भी हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस किया हो। चलो अगला लिखो, इनके अपॉइंटमेंट के बारे में, नियुक्ति।
इसमें जो लाइन दी हुई है वो ये दिया हुआ है कि राज्य सरकार के अधीन 10 सालों तक न्यायिक सेवा में कार्यरत रहे हों। जो यहाँ पर जो लाइन दी गई है साइंटिफिक लाइन, वो क्या है कि राज्य सरकार के अधीन किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक न्यायिक सेवा में कार्यरत रहे हों। ठीक है, फिर अगर उसको और डिटेल्ड किया आता है तो फिर उसमें लिखा हुआ कि 10 सालों तक क्या हो, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मजिस्ट्रेट के पद पर रहे हों। ठीक, और या तो फिर 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे हों। अगला क्या है इसका अपॉइंटमेंट, तो लिखिए सुप्रीम हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट में, अभी मैं पूरा इसका अपॉइंटमेंट का पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। हाई कोर्ट के जज के नियुक्ति में, हाई कोर्ट के जज के नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों की सलाह पर तथा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस एवं न्यायाधीश तथा राज्यपाल देखो इस चीज को पहले तुम समझ लो, उसके बाद तुम अपने आप समझ जाओगे कि मैं लिखवाना क्या चाह रहा हूं। प्रोसीजर समझो, मेन है प्रोसीजर। कभी कभी एग्जाम में जानते हो क्या आता है, एग्जाम में पूछा था क्या हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट में राज्यपाल का कोई हाथ होता है, तो बिल्कुल होता है। क्या विधि मंत्री का हाथ होता है, बिल्कुल होता है, बता रहा हूं सुनो। क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का हाथ होता है, बिल्कुल होता है। ठीक, समझो कैसे। अगर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट को अगर अपॉइंट करना है, पहले हम चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की बात करें, किसी भी राज्य का अगर चीफ जस्टिस है तो वो कैसे अपॉइंट होगा, उसके लिए तो वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश को मिलाकर के क्या कर दिया जाएगा, एक कोलिजियम बना दिया जाएगा। वो क्या करेगा, वो सलाह देगा, ठीक है, वो सलाह देगा और वो जो उसकी नाम की जो फाइल है वो कहाँ पहुँचेगी, वो पहुँचेगी राज्य सरकार के पास। राज्य सरकार अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की सलाह पर किसको सलाह देगा, राज्यपाल को। राज्यपाल स्वीकृति दे देगा, स्वीकृति देने के बाद वो फाइल आ जाएगी विधि मंत्री के पास। ठीक है, विधि मंत्री उस फाइल को वापस से भेजेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट की, और सेंट्रल गवर्नमेंट से फिर जब अप्रूवल हो जाएगा तो पहुंचेगी राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति अपॉइंट कर देगा। यानी जो ये यहाँ पर जो संघ विधि मंत्री है वो एक तरीके से ब्रिज का काम कर रहा है। राज्य सरकार से अप्रूवल हुआ, राज्यपाल से विधि मंत्री के पास आई, विधि मंत्री भेज देगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और वहाँ से राष्ट्रपति के पास पहुँचेगी, राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा। ये किसका केस है, ये है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाला, वो चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट का केस है। तो उसमें हम देख रहे हैं कि उसमें CJI होगा और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश। हाँ, कोलिजियम ही है। ठीक, तो ये किसकी अपॉइंटमेंट है, ये अपॉइंटमेंट है किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कि किसी भी हाई कोर्ट के कोई भी अगर अन्य न्यायाधीश है तो उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा। ठीक, तो जज ऑफ एनी हाई कोर्ट, ठीक है, अदर जज ऑफ एनी हाई कोर्ट, इनके अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है। कैसी अलग है, इसमें क्या होता है, इसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, जिस हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट होना है, उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपने 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ बैठेगा, 2 अदर जजों के साथ क्या करेगा, बैठेगा और नामों को क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। ठीक, ये अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट की बात चले। मान लीजिए उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस को अगर अपॉइंट किया जाना है तो उसके लिए प्रक्रिया क्या है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों की सलाह से नाम को चुनेगा कि किस हाई कोर्ट के कौन से जज को हम इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दें, और वो फिर सारी प्रक्रिया वैसी ही होगी। यहाँ पर प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है। क्या है प्रक्रिया कि पहले जो नाम है उनका चयन करेगा उस संबंधित हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और 2 अदर जजों के साथ, जो वरिष्ठ जज हैं उनके साथ नाम को क्या किया, सिलेक्ट किया। नाम सिलेक्ट करने के बाद ये फाइल जाएगी संघ के विधि मंत्री के पास, संघ के
विधि मंत्री के पास। ठीक है, जो ये संघ का विधि मंत्री है इस फाइल को भेज देगा राज्य की काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के पास। ये जो संघ का विधि मंत्री इस फाइल को कहां भेजेगा? राज्य की काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के पास। राज्य की काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री गवर्नर को क्या करेगी? गवर्नर को सलाह देगी। ठीक है, गवर्नर ने भी क्या कर दिया? गवर्नर भी इससे क्या हो गया? संतुष्ट हो गया। तो गवर्नर ने इस पे क्या कर दिया? साइन कर दिया, यानी कि गवर्नर ने इसे ओके कर दिया। अब गवर्नर जब ओके कर देगा तो गवर्नर के अब ओके के बाद ये फाइल वापस से कहां पहुंचेगी? विधि मंत्री के पास। तो देखिए किससे किससे अप्रूवल हो गया यहाँ पर? राज्य की काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और गवर्नर से अप्रूवल हो गया, है ना भाई। राज्यपाल से अप्रूवल का मतलब है ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री से अप्रूवल अपने आप होना। उसके बाद वो फाइल कहाँ पहुँचेगी? वापस से विधि मंत्री के पास। ठीक है, विधि मंत्री इस फाइल को भेजेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 अदर जज। कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के 2 अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनके पास भेजेगा विधि मंत्री। अब ये किसके पास भेजेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस जो 2 अदर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके पास भेजेगा। ये इसको क्या करेंगे? अब ये इसको अप्रूवल करेंगे, ये इसको अप्रूव करेंगे। और इनके अप्रूव के बाद अगर इन्होंने क्या कर दिया? ओके कर दिया। इनके ओके के बाद ये फाइल फिर से कहाँ पहुंचेगी? विधि मंत्री के पास। ठीक, अब ये विधि मंत्री इस फाइल को भेजेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, सेंट्रल वाली, प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के पास। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज को भेजेगा प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट ने जब ओके कर दिया तो बस प्रेसिडेंट क्या कर देगा? अपॉइंट कर देगा। समझे? ठीक, तो ये हाई कोर्ट के जजों को अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया और ज़्यादा टिपिकल है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की तो अपॉइंटमेंट की जो प्रोसीजर है वो आसान है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 4 वरिष्ठ न्यायाधीश बैठ जाएंगे और किसी भी हाई कोर्ट के मान लीजिए 3-4 नाम प्रस्तावित हैं तो उनके नामों को देख लेंगे कि भाई किसको हमको बनाना है, और जिसको वो चुनेंगे उस फाइल को भेज देंगे कहाँ? विधि मंत्री के पास। विधि मंत्री भेजेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के पास, अब बस काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री भेजेगी राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति अपॉइंट कर देगा। लेकिन इसकी प्रक्रिया ज़्यादा टफ है क्योंकि इस पर जो नामों का जो चयन है वो कौन कर रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और 2 अदर जज। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिलेक्ट किया। अब वो भेजेंगे विधि मंत्री के पास, विधि मंत्री राज्य सरकार से अप्रूव कराएगा यानी गवर्नर से, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 जो सीनियर जज हैं अदर सुप्रीम कोर्ट के उनसे अप्रूवल कराएगा। फिर विधि मंत्री कहाँ भेजेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री सेंट्रल की, और वहाँ से फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगी और फिर वहाँ से अप्रूव होगा। ठीक, तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हाई कोर्ट के जजों के अपॉइंटमेंट में किसका किसका हाथ होता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ वो संबंधित हाई कोर्ट, 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, राज्यपाल, संघ का विधि मंत्री। ये संघ का विधि मंत्री है, ध्यान देना, संघ का विधि मंत्री। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 वरिष्ठ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, और फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री सेंट्रल की, और प्रेसिडेंट क्या कर देगा? अपॉइंट कर देगा। ठीक है, चलो इस पूरी प्रोसीजर को बना लो। ठीक है, तो ये तो अदर जज वाला प्रक्रिया, ये थोड़ा ज़्यादा टिपिकल है। अगर हाँ सर 2 ही जो आपका सीजीआई के साथ 2 ही जज बैठते हैं? हाँ, 2 ही जज बैठते हैं। अच्छा, ये मैंने मुख्य के लिए है लिखवा दिया था। देखो इसमें क्या हो रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट में क्या हो रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ उस संबंधित हाई कोर्ट का अगर हम करेंगे देखेंगे तो उसमें क्या हो रहा है, सीजीआई 4 वरिष्ठ न्यायाधीश बैठ रहे हैं। इस पर जगह दिखाओ और थोड़ा सा लिखो। हाई कोर्ट इसमें सीजीआई के साथ यहाँ पर भी 2 ही बैठेंगे।
ठीक है ना। CJI के साथ यहाँ पर भी 2 ही बैठेंगे, इसमें 4 नहीं है 2 ही हैं, 2 हाई कोर्ट के भी रहेंगे और 2 सुप्रीम कोर्ट के भी रहेंगे। इसमें 4 जजों वाला जो कोलिजियम है वो बनता है सुप्रीम कोर्ट के जब जज को अपॉइंटमेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 का ही बनेगा। अब ये तो हो गया देखिए अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट वाला। थोड़ा सा देखते हैं हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इसका प्रोसीजर क्या है। CJI प्लस 2 वरिष्ठ जो न्यायाधीश हैं, ठीक, ये क्या करेंगे, नाम को सिलेक्ट करेंगे, उस नाम की जो फाइल है वो कहाँ भेजेंगे, विधि मंत्री के पास। उस नाम की फाइल भेजी जाएगी विधि मंत्री के पास, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 वरिष्ठ न्यायाधीश विधि मंत्री के पास भेजेंगे। विधि मंत्री क्या करेगा, विधि मंत्री इसको भेज देगा गवर्नर के पास, यानी कि स्टेट जो गवर्नमेंट है उसके पास। गवर्नर से अप्रूव हुआ, गवर्नर से अप्रूव होने के बाद ये कहाँ आई, वापस से विधि मंत्री के पास। विधि मंत्री इसको भेज देगा काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री यानी कि सेंट्रल की, और ये जो है यानी प्रधानमंत्री प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये पहुँची CM प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। और इसकी सलाह पर जो गवर्नर है, गवर्नर क्या कर देगा, गवर्नर ओके कर देगा। गवर्नर के ओके करने के बाद ये वापस से आ जाएगी उसी विधि मंत्री के पास, और विधि मंत्री फिर भेजेगा प्रधानमंत्री प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के पास, और ये जो है ये भेज देंगे प्रेसिडेंट के पास, ठीक ना। अब प्रेसिडेंट अब क्या कर देगा, प्रेसिडेंट अब अपॉइंट कर देगा। यानी कि सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के नियुक्ति में हाई कोर्ट के अदर जो जज हैं वरिष्ठ, उनका हाथ नहीं होता, बाकी सब वही है, ठीक है। और जो अदर जजेस हैं उसकी अपॉइंटमेंट में हम देखेंगे कि उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों का भी योगदान होता है। नाम भी वही अपॉइंट ठीक है, चलिए थोड़ा सा प्रक्रिया टिपिकल है ना, इसीलिए इसको केवल इस तरह लिखवा दिया जाता है कि हाई कोर्ट के जजों के नाम का चयन सुप्रीम कोर्ट के जज की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, मतलब अपॉइंटमेंट सिर्फ ऐसे लिखवा दिया जाता है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और कोलिजियम की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, खत्म, बढ़ गया। तो लेकिन जब अगर कभी मान लीजिए अंदर उसने उसके पूछ लिया कि इसमें शामिल कौन कौन होता है, किसकी किसकी सहमति चाहिए, तो सहमति फिर उसमें ज़्यादा डिटेल की बात आ जाएगी। गवर्नर भी, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री भी, विधि मंत्री भी संघ का, राज्य का विधि मंत्री का कोई हाथ नहीं, और फिर सेंट्रल की काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और फिर प्रेसिडेंट, तो बहुत लोगों का हाथ आ जाता है। ध्यान देना, इस पर 4 जजों की कोलिजन में बैठती, इस पर 2 जज बैठ रहे हैं। हाँ? कोलिजियम तो नहीं है लेकिन जज बैठ रहे हैं। जब जैसे हम देखते हैं ना, जब हमने देखा था इसको सेकंड जजेस केस में, तो एक्चुअली में कोलिजियम यही था जब स्टार्ट हुआ था भाई 1993 में। जब हम देख रहे हैं तो उस समय क्या था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों की सलाह पर ही क्या होगा, अपॉइंटमेंट किया जाएगा। ये चीज़ मैंने 1993 के केस में बताया था ना कि जो राष्ट्रपति है वो अगर सलाह लेना है उसको, तो उसको सलाह किससे लेना पड़ेगा, कोलिजियम से लेना पड़ेगा, और कोलिजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे। 1993 का सेकंड जज केस देखो। और अगर इस बार क्वेश्चन जो हुआ था अभी मॉक टेस्ट, उसमें भी था कि पहली बार कोलिजियम कब आया, तो 1993 में कोलिजियम 1993 में पहली बार आ गया था, और उस समय कोलिजियम में 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था और 2 सीनियर मोस्ट जज थे। और फिर वही क्या हो गया, 1998 में उसी कोलिजियम को बढ़ा दिया गया, 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जज कर दिए गए, है ना। तो यहाँ पर बस इतना है कि 4 नहीं है, और ये जो अप्रूवल होना है तो अप्रूवल अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और तो 2 जो अदर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे उनके द्वारा बनी गई इस कमेटी से ही क्या हो जाएगा, अप्रूवल मिल जाएगा। तो कोलिजियम तो इसको नहीं कह सकते, बट कोलिजियम जैसी ही व्यवस्था है। ठीक है जी, चलो ये तो हो गया इसकी नियुक्ति 217 क्लॉज 1 और 217 क्लॉज 2। तो हमने
अभी आएगा धीरे धीरे वो सारी चीज़ें। चलो अपॉइंटमेंट हो गया। अब लिखते हैं इनका ट्रांसफ़र। ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण, आर्टिकल 222, आर्टिकल 222। तो देखिए आर्टिकल 222 क्या बात करता है भाई, यहाँ पर अपॉइंटमेंट हो गया। अब अगर हमें बात करना है इनके स्थानांतरण की यानी ट्रांसफ़र की, तो 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 1963 में। 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब, सॉरी 1963 में। इस 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया। उसने कहा कि ये जो जजों का जो ट्रांसफ़र है, स्थानांतरण है, ये कोई सज़ा नहीं है। जबकि अगर हम देखेंगे प्रशासनिक सेवाओं में देखिए तो अगर किसी डीएम का ट्रांसफ़र हो गया, एसपी का ट्रांसफ़र हो गया तो उसको एज किस में काउंट किया जाता है, सज़ा में। अगर उसने कुछ किया तो उसको तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हाई कोर्ट के किसी जज का स्थानांतरण हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, तो इसको जो है हम ये नहीं कहेंगे कि ये क्या है, इसकी सज़ा है। ठीक, हम अभी उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में हमें आवश्यकता समझ में कि वो जो है ज़्यादा एफिशिएंट कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, तो हम उसको मध्य प्रदेश भेज सकते हैं। तो इसको ट्रांसफ़र, इसको जो है ट्रांसफ़र को हम सज़ा नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, आप देखें कि जो आर्टिकल 222 है इसमें इसके ट्रांसफ़र का क्या प्रोसीजर बताया गया है। कहा गया है कि इसका जो ट्रांसफ़र है उसमें कौन कौन व्यक्ति शामिल होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होंगे, 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। ठीक, मतलब एक पूरी कमेटी बनाई जाएगी जो कि ट्रांसफ़र संबंधित पूरी क्या करेगी, जजमेंट लेगी कि कौन से व्यक्ति को कहाँ से उठा के कहाँ ट्रांसफ़र करना है, ये सारी चीज़ें। तो मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करके लेकर के आना है किसको, किसी मजिस्ट्रेट को। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में किसी मजिस्ट्रेट को लाना है और कहाँ से लाया जा रहा है, इनके मान के चलिए वेस्ट बंगाल से। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज कहाँ के, सुप्रीम कोर्ट के, प्लस चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लाया जाना है ना, तो उत्तर प्रदेश का चीफ जस्टिस प्लस चीफ जस्टिस ऑफ वेस्ट बंगाल। इतने लोगों को मिला करके 3 2 5 इतने लोगों को मिला करके क्या बनेगा, एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी अब डिसीजन लेगी। मान लीजिए वेस्ट बंगाल से उत्तर प्रदेश में अपॉइंट करना है तो इस स्थानांतरण का जो डिसीजन है कौन लेगा, इतने लोग मिलकर के लेंगे और इनकी सलाह पर फिर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा इनका क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, तो लिख लो ट्रांसफ़र आर्टिकल 222। किसको, अगर चीफ जस्टिस को चेंज करना है ना तो वहाँ पर फिर जो है चीफ जस्टिस, फिर ये लोग नहीं बैठते हैं, फिर क्या हो जाएगा, फिर ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज बैठते हैं, उसमें फिर 4 जज बैठ जाते हैं। ठीक है, तो पहले इसको लिखो, फिर चीफ जस्टिस उसको भी लिखवा रहा हूँ स्टेट के। किसका, WB वेस्ट बंगाल। मैंने क्या कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में किसी हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट को लाना है वेस्ट बंगाल से, तो मतलब जहां पर अपॉइंटमेंट हो रहा है उसका चीफ जस्टिस बैठेगा, जहां से आ रहा है उसका चीफ जस्टिस बैठेगा। वो तो मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया है, तो उसको वही ना रटे रहना वेस्ट बंगाल कि वेस्ट बंगाल का ही मजिस्ट्रेट बैठे, तो कल पता चले पूछने लगो कि सर इतनी पावर रखता है क्या वेस्ट बंगाल वाला, है ना। तो जहाँ ट्रांसफ़र होना है और जहाँ से ट्रांसफ़र होकर के आना है। ठीक, अगर मान लीजिए हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ही बनाया जाना है ना, एक तो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस अगर बनाया जाना है, देखिए ये तो ट्रांसफ़र वाला केस हो गया ना। अब ट्रांसफ़र होना है वेस्ट बंगाल के ही किसी मजिस्ट्रेट का। अब तुम कह रहे हो कि अगर उसके किसी चीफ जस्टिस का अपॉइंट ट्रांसफ़र यहाँ पर होना है, वाले केस में हुआ है ना, वेस्ट बंगाल से आए हुए, हाँ हाँ, तो उसमें कैसे,
तो वेस्ट बंगाल से हैं, तो यहाँ पर क्या हुए हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का CJI है और 4 जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो केवल कोलिजियम बनाएंगे और उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, उसमें कोई बड़ा वो नहीं है। ठीक, तो उसमें लिख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रियाएं ज़्यादा आसान है, हाई कोर्ट की प्रक्रियाएं थोड़ा ज़्यादा टफ है। हम देखेंगे कि बहुत सारे मायनों में बहुत जगह पर आपको दिखेगा कि जो हाई कोर्ट है ये सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल है। बता दो मैं, सुप्रीम कोर्ट को केवल आर्टिकल जो आपके ये जो मौलिक अधिकार हैं, केवल मौलिक अधिकार में ही रिट जारी करने का अधिकार है। मौलिक अधिकारों के लिए ही केवल रिट जारी करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन जो हाई कोर्ट है उसको मौलिक अधिकारों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों पर रिट जारी करने का अधिकार है। संपत्ति से संबंधित किसी मामला है उस पर भी रिट जारी करने का अधिकार है। ठीक है, और चीज़ देखो कि अगर इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 368 के आधार पर, आर्टिकल 368 के अंतर्गत अगर इमरजेंसी लगी, और इमरजेंसी में हम देखें कि इमरजेंसी वो भी किसमें भाई आर्टिकल 368 क्या बता रहा हूँ, 352 से 360 के आधार पर, 352 से 360 के आधार पर क्या लगी, इमरजेंसी लगी। और इमरजेंसी में भी जो इमरजेंसी लगी आर्टिकल 352 के तहत, तो जब आर्टिकल 352 के तहत जो इमरजेंसी लगती है उसको हम क्या कहते हैं, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के केस में हम देखते हैं कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के बाकी सभी जो फंडामेंटल राइट्स है वो समाप्त हो जाते हैं, और आर्टिकल 32 भी इनमें से ही क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। तो सीधी सी बात है कि आर्टिकल 32 भी खत्म, आर्टिकल 19 तो खत्म, 32 भी खत्म, केवल 20-21 को छोड़ के सब खत्म। अब अगर नेशनल इमरजेंसी है और किसी के 20 और 21 का उल्लंघन हो गया और उसको क्या करना है, उसको सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो अब वो कैसे जाएगा? अब वहाँ पर तो आर्टिकल 32 का रास्ता ही बंद है, तो कैसे जाएगा वो अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने? तो वहाँ पर दरवाज़ा खुला होता है आर्टिकल 226 का। आर्टिकल 32 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है और 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करती है। तो यहाँ पर आर्टिकल 32 तो बंद हो गया, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता, लेकिन अब लोगों के पास क्या खुला हुआ है, आर्टिकल 226 का रास्ता। तो आदमी जो व्यक्ति क्या करेगा, जिसका 20-21 का उल्लंघन हुआ है, वो जाएगा आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट, और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की एक पावर होती है उत्प्रेषण। सुप्रीम कोर्ट की एक पावर होती है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में क्या होता है, वो किसी भी मामले को अपने अधीनस्थ न्यायालय से अपने पास मंगा सकता है। तो आपने इंटर किया आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में बाईपास, ठीक है, और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कि मामले की सुनवाई करनी है सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन संविधान के अनुसार ही तो सुनवाई करेगा। तो ऐसा थोड़ा सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि नहीं नहीं वो जो है इस मामले की मैं सुनवाई करूँगा तो इसलिए आर्टिकल 32 खुला है। भाई वो तो संविधान के अनुसार कार्य करेगा ना। संविधान में कहा गया है कि आर्टिकल 226 के बारे में कोई बात नहीं की गई, और जिस बारे में कोई बात नहीं की गई तो उसमें जो है रास्ता खुला है। तो आर्टिकल 32 तो खत्म, लेकिन आर्टिकल 226 खुला है। तो व्यक्ति जाएगा आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट की पावर होती है उत्प्रेषण की, वो हाई कोर्ट से उस मामले को अपने पास मंगा लेगा। तो आप गए थे 226 के तहत, लेकिन सुनवाई हो गई सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना, और जजमेंट दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक, तो ये हम देखते हैं यहाँ पर कि जो हाई कोर्ट है कुछ मामलों में क्या है, ज़्यादा स्ट्रांग है, यानी कि 226 के तहत हाई कोर्ट का खुला रहता है रास्ता जब क्या चल रहा होता है, इमरजेंसी, जबकि सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बंद हो गया है रिट जारी करने वाला आर्टिकल 32। ठीक है, चलिए, तो लेकिन आर्टिकल 32 के तहत आप इंटर नहीं कर सकते ना भाई। आपको अगर सुप्रीम कोर्ट में क्या करना है भाई, भेजना है अपना याचिका भेजनी है, तो अब जब आर्टिकल 32 ही बंद है तो आप प्रेजेंट कैसे होंगे? रिट जारी कर, हाँ, वो पावर वो कर सकती है, लेकिन आर्टिकल 32 वहाँ सुनवाई कर सकती है भाई, क्या कर सकती है, सुनवाई वहाँ पर कर रही है, लेकिन आर्टिकल 32 का रास्ता बंद है, आर्टिकल 32 के तहत नहीं सुनवाई कर रही। अब वो कहाँ से आप जा रहे हैं, 226 के तहत होकर के आप जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को अभी जितने रिट हैं वो जारी, अरे रिट जारी करने की पावर नहीं उसकी खत्म हो गई, आर्टिकल 32 खत्म हो गया है। आर्टिकल 32 है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट में आप प्रेजेंट हो रहे हैं भाई। आर्टिकल 32 किसी व्यक्ति विशेष के लिए है, लोगों के लिए है, नागरिकों के लिए है आर्टिकल 32। तो नागरिकों का अधिकार है, खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट की पावर नहीं खत्म हो गई। तो सर अभी जो आपने बताया हाई कोर्ट से मामला लेगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है वो, न कि किसी व्यक्ति की। मैं क्या, सुप्रीम कोर्ट की पावर नहीं खत्म हो गई, सुप्रीम कोर्ट की पावर वही है रिट जारी करने की, केवल आर्टिकल 32 खत्म है, किसी व्यक्ति का वो अधिकार खत्म हो गया आर्टिकल 32 वाला। तो अब आप आर्टिकल 32 का प्रयोग आप नहीं कर सकते,
आप लेकिन आर्टिकल 226 का आप प्रयोग कर सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की पावर तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट इंतजार में बैठा है कोई मेरे पास आए तो मैं सुनवाई करूं, लेकिन अब आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट इंटर ही नहीं कर पा रहे। भाई आपको इंटर करने के लिए है आर्टिकल 32 चाहिए। अब आपका वो एंट्री पॉइंट बंद हो गया आर्टिकल 32 वाला, तो आप इंटर नहीं कर पा। सुप्रीम कोर्ट तो बैठा है सुनने के लिए कि आए कोई, लेकिन अब आएगा कैसे कोई जब आर्टिकल 32 बंद है। रास्ता गेट क्या है आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 वाला गेट बंद है, तो आप कौन से गेट से चले जाएंगे? बाईपास 226 से। तो सुप्रीम कोर्ट तो बैठा है ना सुनवाई करने के लिए, वो तो कह रहा है कोई मेरे पास आ जाए, कैसे भी आ जाए। तो आप 226 के तहत आप चले गए सुप्रीम कोर्ट। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में तुम अगर पढ़ना, अगर आप इमरजेंसी के समय आप देखोगे, नेशनल जब हम इमरजेंसी पढ़ेंगे आपातकाल, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सभी फंडामेंटल राइट, अगर आर्टिकल 252 के तहत नेशनल इमरजेंसी लग रही है तो सभी फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं, केवल 20 और 21 को छोड़ के, ठीक है ना। तो फंडामेंटल राइट में एक फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32 भी है, रेमेडीज ऑफ संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वो भी खत्म। लेकिन अब आपको 20-21 का आपको अपना 20 और 21 आपको लागू कराना है ना, कोई उल्लंघन हो गया और आपको जाना है, तो सुप्रीम कोर्ट तो बैठा सुनने के लिए कि ये 20-21 का उल्लंघन हो गया, मैं इसकी सुनवाई करूंगा। लेकिन आप जाओगे कैसे जब आप 32 बंद है? तो फिर आप 226 के तहत आप चलो जाओगे इसे घूम करके, और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करके वर्डिक्ट दे देगा, ठीक है। तो वहाँ पर हाई कोर्ट भी सुनवाई कर सकता है, ये ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप 226 के तहत जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, और क्या, बिल्कुल जा सकते हैं भाई। अगर नेशनल इमरजेंसी नहीं भी है तो वो तो 226 तो है ही ना आपके लिए। आपको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना तो आप हाई कोर्ट चले जाइए, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए इन नॉर्मल कंडीशन, ठीक है ना। लेकिन अगर इमरजेंसी कंडीशन जाती है तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा चेंज हो जाती हैं। वहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट को सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। अगर आप आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा रहे हैं तो हाई कोर्ट वहाँ पर सुनवाई करेगा। लेकिन बस एक वहाँ पर एक चीज़ और बढ़ गई, क्या बढ़ गया कि अब सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट से मामले को मंगा सकता है उत्प्रेषण के तहत, और वो भी सुनवाई कर सकता है, ठीक है। चलिए, हाई कोर्ट में क्या हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, इसकी अपॉइंटमेंट हो गया, इसका ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। सैलरी की बात आती है, हाँ चलो अच्छा, इसकी पहले तो एज की बात कर लेते हैं ना, ठीक है ना। एज की अगर हम बात करते हैं तो इसकी हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट की एज कितनी है रिटायरमेंट की? 62। हाई कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट हैं उनकी रिटायरमेंट की एज कितनी है? 62 साल। लेकिन शुरुआत में ये एज भी कितनी थी? 60 साल थी। शुरुआत में एज कितनी थी? 60 साल थी। और इसकी ये जो एज है ये बढ़ाई गई है वही जब ये आपका 15वां संविधान संशोधन आया था कब 1963 वाला, तो उसमें इसकी एज को बढ़ाया गया है। पहले एज कितनी थी रिटायरमेंट की? 60 साल, और इसकी एज को बाद में बढ़ाया गया है, बढ़ा करके 62 कर दिया गया है, ठीक है। तो लिख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का स्थानांतरण लिख लिया आपने, इसकी लिख लीजिए कार्यकाल यानी टेन्योर, कार्यकाल यानी टेन्योर लिखिए। न्यायाधीशों का कोई, न्यायाधीशों, पहली बात तो ये समझ लो, न्यायाधीशों का कोई कार्यकाल नहीं होता। टेन्योर का मतलब होता है कि 5 साल या 6 साल। तो पहले तो लिख लीजिए कि न्यायाधीशों का कोई कार्यकाल नहीं होता, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का चाहे हाई कोर्ट का हो, कोई कार्यकाल नहीं होता। न्यायाधीशों का कोई कार्यकाल नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश 65 वर्ष तक, जबकि हाई कोर्ट का न्यायाधीश 62 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, अपने पद पर रहता है। बासठ वर्ष तक अपने पद पर रहता है, ठीक है। चलिए, तो वो 65 वर्ष तक, ये 62 वर्ष तक। अभी देखिए रास्ता इसलिए तो खुला है कि 62 साल में हाई कोर्ट का जज रिटायर हो गया तो उसके पास ऑप्शन है कि वो 3 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट
में जा सकते हैं। इसलिए हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो 3 साल 4 साल 5 साल में ही रिटायर हो जाते हैं। भाई हाई कोर्ट से गए और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल 4 साल तक वो रहेंगे और रिटायर हो जाएंगे। ठीक, अगला लिखिए आर्टिकल 219, ये ओथ की बात करता है, शपथ की। ओथ यानी शपथ। ठीक है, आर्टिकल 219 शपथ की बात करता है, हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट की। लिखिए इन्हें शपथ राज्यपाल, इन्हें शपथ राज्यपाल अथवा राज्यपाल के द्वारा नियुक्त, इन्हें शपथ राज्यपाल अथवा राज्यपाल के द्वारा अधिकृत, मैंने जिसको राज्यपाल ने पावर दे दी है कि आप जो है इसको शपथ करा दीजिए, राज्यपाल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, इसे इन्हें जो है शपथ, कार्यकाल की शपथ राज्यपाल द्वारा तथा राज्यपाल के द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। ये संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। ठीक है, अब लिखिए जरा आर्टिकल 220, आर्टिकल 220 लिखिए, हाई कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज सेवानिवृत्ति के पश्चात, हाई कोर्ट के जज सेवानिवृत्ति के पश्चात उन हाई कोर्ट्स में जहां उन्होंने, उन हाई कोर्ट्स में जहां उन्होंने न्यायाधीश के रूप में, जहां उन्होंने न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, वहाँ अपनी अधिवक्ता के रूप में सेवाएं नहीं दे सकते, वहाँ अपनी अधिवक्ता के रूप में सेवाएं नहीं दे सकते। ठीक है, अब लिखिए आर्टिकल 221, आर्टिकल 220 शपथ हो गई। आर्टिकल 221 लिखिए, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन राज्य की संचित निधि पर, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन राज्य की संचित निधि पर, जबकि उनकी पेंशन भारत की संचित निधि, जबकि उनकी पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है, किंतु इनके कार्यकाल के दौरान, या किंतु इनके पद पर बने रहने के दौरान इनके वेतन में किसी भी प्रकार कोई हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। देखो क्या है, हाई कोर्ट के जज हैं, ट्रांसफ़र हो के वो एक से अधिक राज्यों में अपनी सेवाएं देंगे। तो अब जिस राज्य में जब वो सेवा दे रहा है उस दौरान वो राज्य ही उसको क्या करेगा, सैलरी देगा, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट के अदर जज हो। ये जरूरी तो है नहीं कि वो उत्तर प्रदेश का ही नागरिक है, भाई जो भी जज हैं वो तो देश के भिन्न भिन्न राज्यों से बिलोंग कर रहे हैं ना। तो अब मान लीजिए 2 साल वो उत्तर प्रदेश में है, 2 साल मध्य प्रदेश, 2 साल बिहार, तो जिस दौरान वो जिस राज्य में अपनी सेवाएं दे रहा है तो उसको जो सैलरी है वो राज्य उसको देगा, लेकिन उसकी जो पेंशन है, क्योंकि अब वो जब रिटायर हो जाएगा तो वो तो जो है उसको पता चले वो है तमिलनाडु का, वो आजीवन जो है तमिलनाडु में कभी अपनी सेवा ही नहीं दिया, तो अब पेंशन कौन देगा, वो तो समस्या हो जाएगी ना। भाई वो तो 3 4 5 राज्यों में अपनी सेवाएं दे चुका है, तो पेंशन कौन दे, इसमें डिस्प्यूट हो सकता है। तो इसलिए जो पेंशन है वो किस पर भारित होती है, केंद्र सरकार पर।
भारत की संचित निधि पर, तो मैंने क्या कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको जो सैलरी है, वेतन है, वो राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, जबकि पेंशन केंद्र की संचित निधि पर भारित होता है। और उसके अपने पद पर बने रहने के दौरान उसके वेतन भत्तों पर किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया सकता। ये भी उसको एक पावर देने की ही बात की गई है, ठीक है, उसके पद को एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाने की। क्यों? मान लीजिए अगर ये संभावना बनी रहे कि इसकी जो सैलरी वगैरह है वो घटाई जा सकती हैं, इसकी जो सुविधाएं हैं उसमें कमी कर सकती है संसद, तो एक हमेशा रिस्क बना रहेगा ना। कौन सा रिस्क? कि ये अपना जो कार्य है हाई कोर्ट का मजिस्ट्रेट, ये उतने स्वतंत्रतापूर्वक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको एक डर है कि अगर मैंने जो है केंद्र सरकार के अगेंस्ट कोई जजमेंट दे दिया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, अगर वो पार्टी है बहुमत में, तो क्या कर सकती है, वो हो सकता है मेरी सैलरी वगैरह ना कम करा दे, मेरी सुविधाएं ना कम करा दे। तो ये उसको अपने पद की एक स्वतंत्रता देने के लिए, ताकि वो सब बिना किसी से डरे, इसलिए हाई कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट हैं और सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेटों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया भी बहुत जटिल है। ठीक, तो एक तो हटाने की प्रक्रिया बहुत जटिल, दूसरा मान लीजिए हटाने की प्रक्रिया जटिल है, लेकिन सैलरी वगैरह घटाना आसान हो कि एक एक्ट लेकर क्या घटा दिया साधारण बहुमत से, तो उसमें भी एक समस्या है कि चलो अब तुम अपने पद पर रहो लेकिन तुम्हारी सैलरी घटाए दे रहे हैं, तो वो भी फिर कहा वो जो है वो तो सरकार के फेवर में फिर डिसीजन लेगा ना। तो कहा गया कि जब तक वो अपने पद पर है तब तक उसकी जो है सैलरी और अलाउंसेस में किसी भी तरीके का कोई नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलो, तो आर्टिकल 220 हो गया, 221 हो गया। हाँ, किनको? ये सब टैक्स फ्री पोस्टें हैं, ये सब टैक्स फ्री हैं। विधायक, एमएलए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो ये सब हैं, ये सब टैक्स फ्री हैं। कहे रामनाथ कोविंद जी कहे थे जो कि मैं अपना इतना तो टैक्स देता हूँ, तो उसमें कन्फ्यूज हो गए क्या? नहीं, वो सब टैक्स फ्री हैं सब लोग। हाँ, वो सब वो भी टैक्स, वो तो होबे करेगा ना टैक्स फ्री, सब नागरिक है। हाँ, ये सब की सैलरी टैक्स फ्री है। अब जब उस वहाँ पर जब बात करेंगे तो फिर उसमें डिटेल में 2-3-4 पॉइंट डिटेल में हम लोग समझेंगे ना, राज्य की संचित निधि, केंद्र की संचित निधि। अब इस यहाँ पर ये देख रहे हैं तो अभी इसको देखेंगे, ठीक है, वहाँ पर डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, और क्या बचा? ट्रांसफ़र हमने देख लिया। हाँ, आर्टिकल 223 लिखिए, आर्टिकल 223 कार्यवाहक न्यायाधीश। आर्टिकल 223 कार्यवाहक न्यायाधीश। जैसे कि हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में बात की थी कार्यवाहक न्यायाधीश की, वैसे यहाँ पर भी हम लोग बात करते हैं कार्यवाहक न्यायाधीश। क्या? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। आर्टिकल 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। देखिए, अगर किसी समय हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाए, अगर किसी समय हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति हाई कोर्ट के किसी भी जज को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। तो राष्ट्रपति हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ठीक है, देख रहे हैं हम लोग कि इनको अपॉइंटमेंट भी कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। इनको हटा भी कौन रहा है? राष्ट्रपति। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को भी कौन अपॉइंट कर रहा है? राष्ट्रपति। केवल राज्यपाल क्या कर रहा है? केवल शपथ दिलवा रहा है ना। क्या चीज? राज्यपाल लिखवाइए ना, तो मैं अभी भी तो ही बोल रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट को तो राष्ट्रपति दिलाएगा भाई। अब वो मान लीजिए वहाँ से आया यहाँ उत्तर प्रदेश, तो पद पर बैठने से पहले क्या करता है? राज्यपाल उसको शपथ वगैरह दिलाता है जब वो अपनी पोस्ट ज्वाइन करता है। तो इसको जो शपथ है, वही कह रहा हूँ ना कि सारी चीज़ें कौन करा रहा है? राष्ट्रपति करा रहा है। उसको अपॉइंटमेंट करना, उसको हटाना, ठीक है, सैलरी वगैरह सारी चीज़ें में किसका अधिकार है? राष्ट्रपति। लेकिन जो शपथ है वो कौन करा रहा है? राज्यपाल करा रहा है। यही तो कन्फ्यूजन है तुम्हें।
ठीक है। तो शपथ कौन दिला रहा है? राज्यपाल दिला रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट हो गया बेटा पहले, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एक साथ नहीं काम चल रहा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पहले हो गया था। तो हाई कोर्ट के, यहाँ पर हाई कोर्ट की बात चल रही है ना, तो न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है, ठीक है। बात चल रही थी हाई कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट को तो वही दिलाएगा। अब लिख लीजिए अतिरिक्त न्यायाधीश, आर्टिकल 224, एडिशनल मजिस्ट्रेट, आर्टिकल 224, अतिरिक्त न्यायाधीश या एडिशनल, या इन्हीं को हम कहते हैं अपर न्यायाधीश। सेम वही चीज़ है जैसे उस दिन मैंने आपको बताया था, अगर सुप्रीम कोर्ट के कार्यों में अचानक से वृद्धि हो जाए तो फिर क्या किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी मजिस्ट्रेटों को क्या कर लिया जाएगा, या हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेटों को उठा करके यहाँ पर अपॉइंट कर लिया जाएगा। तो इसी तरह इसमें लिखिए अगर किसी समय हाई कोर्ट के कार्यों में, अगर किसी समय हाई कोर्ट के कार्यों में, ये आर्टिकल 224 है, देख लेना, अगर किसी समय हाई कोर्ट के कार्यों में अचानक वृद्धि हो जाए, या फिर लंबित मामलों में वृद्धि हो जाए, तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार विमर्श करके ऐसे व्यक्ति को जो हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो, उसे 2 वर्षों के लिए हाई कोर्ट में एडिशनल जज के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए वही सेम जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स की पावर थी ना, वैसे ही हाई कोर्ट के पास भी क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की पावर। अब सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट है उसको हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मान रहे हैं, वैसे ही हाई कोर्ट के जजमेंट को कौन मानेगा? अधीनस्थ न्यायालय मानेंगे। तो लिख लीजिए हाई कोर्ट को भी अभिलेख न्यायालय, हाँ आर्टिकल 225 में है ये, हाई कोर्ट को भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स यानी अभिलेख न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है। हाई कोर्ट को भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी अभिलेख न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है, तथा उसे भी अवमानना पर दंड देने का अधिकार है। ठीक है, जरा एक नोट डाल लीजिए, नोट डाल के लिखिए आर्टिकल 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को भी रिट जारी करने का अधिकार है। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को भी रिट जारी करने का अधिकार है, तथा हाई कोर्ट इंजंक्शन INJUNCTION तथा हाई कोर्ट इंजंक्शन नामक रिट के द्वारा अंतरिम राहत उपलब्ध कराता है। ठीक है, इंजंक्शन नामक रिट के द्वारा अंतरिम यानी इंटरिम, ठीक है, अंतरिम राहत, इंटरिम रिलीफ उपलब्ध कराता है। ऐसी इंजंक्शन नामक
रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट ये इंजंक्शन नामक एक रिट भी जारी करता है, जिसमें क्या कर रहा है, इंटरिम रिलीफ दिलाता है। ठीक, ये किसी भी मामले में हो सकता है, संपत्ति से संबंधित किसी भी मामले में आप अगर जाते हैं, जबकि अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन अगर आप संपत्ति संबंधित भी मामले में अगर आप हाई कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट क्या कर देता है, स्टे कर दे देता है आपको। ठीक है, इंजंक्शन लगा देता है। ठीक, यानी कि आपको रिट दे देगा, यानी कि रोक देगा उस मामले को। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक रिट है। तो इंटरिम रिलीफ मिल जाती है आपको, अंतरिम राहत। ठीक, अब लिखिए आर्टिकल 227 लिखिए, इसके तहत हाई कोर्ट को अपने अधीन आने वाले सभी न्यायालयों का अधीक्षण यानी सुपरविजन करने का अधिकार प्राप्त होता है। अधीक्षण यानी सुपरविजन करने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, फिर लिखिए आर्टिकल 228। आर्टिकल 228 लिखिए, इसके तहत हाई कोर्ट, आर्टिकल 228, इसके तहत हाई कोर्ट सत्र न्यायालयों में चल रहे किसी मामले को अपने पास मंगवा सकता है, परंतु सत्र न्यायालय में चल रहे किसी मामले को दूसरे सत्र न्यायालय में स्थानांतरित नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरे सत्र न्यायालय में स्थानांतरित नहीं कर सकता। अब लिखिए आर्टिकल 229। आर्टिकल 229 लिखिए, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। अरे ये जो आपका आरओ वगैरह है हाई कोर्ट के, तो हाई कोर्ट तो कराता है आरओ का एग्जाम, और अपॉइंटमेंट कौन करता है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। ठीक है, लिखिए आर्टिकल 233। इसके तहत राज्यपाल, आर्टिकल 233 में इसके तहत राज्यपाल संबंधित हाई कोर्ट से विचार विमर्श करके जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। इसके तहत जो आर्टिकल कौन सा 233 है, आर्टिकल 233 क्या कहता है कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल हाई कोर्ट से, भाई राज्यपाल भी उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट से विचार विमर्श करेगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, डिस्ट्रिक्ट जज की। ठीक है ना, जिला न्यायाधीश की। ठीक है, आर्टिकल 234। आर्टिकल 234 लिखिए, यह उल्लेखित है कि जिला न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा हाई कोर्ट तथा राज्य लोक सेवा आयोग
के साथ विचार विमर्श करके की जाती है। भाई इधर एक चीज़ ज़रा समझो, जो सत्र न्यायालय है ये तो जिला न्यायालय है ना। तो मैंने पहले दिन आपको मैंने पूरी वो बताई ना सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स की। तो इसमें से हमने क्या देखा कि जो सिविल मामले हैं उसमें सबसे बड़ा कौन होता है? जिला न्यायाधीश होता है, जिला न्यायालय होता है ना। इधर सेशन कोर्ट सबसे बड़ा होता है। तो इनका जो नियुक्ति है वो तो कौन कर रहा है? वो तो राज्यपाल कर रहा है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सलाह पर। वही सारा उसी तरीके का सिस्टम बनेगा। हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, 4 वरिष्ठ न्यायाधीश बैठेंगे और नाम प्रपोज करेंगे और उसमें क्या होगा? अपॉइंटमेंट होगा। कहाँ से किए जाएंगे वो? और निचली अदालतों से लिए जाएंगे। लेकिन जो बिल्कुल निचली अदालतें हैं, जैसे कि अगर हम बात करें जूनियर सिविल जज कोर्ट है ना, या फिर अगर हम बात कर लें जो इधर क्रिमिनल वाले में अगर हम लोग देखें, ठीक है, उसका क्या नाम था? जूनियर, उधर जूनियर सिविल जज कोर्ट था, इधर क्या था? क्रिमिनल वाले का सबसे लोएस्ट कोर्ट का क्या नाम था? हाँ, अरे मुंसिफ न्यायालय के ऊपर वाला कौन है? तो मैं मिलवा ना करेगा। पहले दिन खोलो सुप्रीम कोर्ट। अरे वो सेकंड जो है, जो क्लास मजिस्ट्रेट है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, हाँ ठीक है, जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है वो है इधर क्रिमिनल में। और उधर में क्या है? उधर है जूनियर सिविल जज कोर्ट, सिविल वाले मामलों में। भाई सिविल कोर्ट में सबसे नीचे लेवल पर कौन होता है? जूनियर सिविल जज कोर्ट। और क्रिमिनल वालों में सबसे निचले स्तर पर पहले पैदल पर कौन होता है? आपका सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। तो ये जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है या जो जूनियर सिविल जज कोर्ट है, इनकी जो न्यायाधीश है, इनका जो अपॉइंटमेंट हो वो कैसा होता है? पीसीएसजे के थ्रू, पीसीएसजे के थ्रू होगा। हाई कोर्ट के न्यायाधीश से सलाह ली जाएगी और फिर उसके बाद राज्यपाल क्या करेगा? अपॉइंट करेगा। लेकिन जब हम उसके बाद हम देखें, अगर हम देखें सेशन कोर्ट देखें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखें, तो उसका कभी वो होता है क्या? एग्जाम होता है क्या? होता है क्या सेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मजिस्ट्रेटों का एग्जाम? सीजेएम का एग्जाम होता है क्या? ठीक। तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जो ये सेशन कोर्ट हैं, इनके न्यायाधीशों को तो राज्यपाल हाई कोर्ट की सलाह पर सीधे क्या करेगा? प्रमोट करके पहुंचा देगा वहाँ। लेकिन जो अगर हम देखें सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट और जूनियर सिविल जज कोर्ट, उनका नियुक्ति कैसे होगी? पीसीएसजे का एग्जाम देंगे वो, और फिर उसमें क्या करेगा? राष्ट्रपति, वो राज्यपाल उनको अपॉइंट करेगा हाई कोर्ट की सलाह पर, ठीक है ना। तो पहली सीढ़ी तो वो है, बाद में फिर वो सीधे अपॉइंटमेंट, वो प्रमोट हो के पहुँचते हैं। यहाँ से प्रमोट होकर के बन जाएगा सेशन मजिस्ट्रेट, सेशन मजिस्ट्रेट से प्रमोट होकर के बन जाएगा हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से पता चले बन गया हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, फिर पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट। तो इसके साथ साथ आपको जुगाड़ भी लगाते रहना पड़ता है। या तो ऐसे तो जो है पीछे जैसे बहुत लोग होते हैं ना, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट पहुँचना है तो आपको फिर आपके ऊपर हाथ होना चाहिए रूलिंग पार्टी का, तो आप जल्दी पहुँच जाएंगे, है ना। चलिए, तो ये तो कुछ चीज़ें हो गई हाई कोर्ट के बारे में। अब आपका अधीनस्थ न्यायालय बसते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स वगैरह कुछ चीज़ें हैं, तो वो फिर कभी देखेंगे अगर मौका मिला। हाँ, अगली जो क्लास रहेगी पॉलिटी वाली, उसमें हम लोग फंडामेंटल राइट स्टार्ट करेंगे, और कल की जो क्लास होगी उसमें संभवतः हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।